हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैबिन। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को खत्म करने वाले इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन ट्रिक्स, एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये तमाम चीजें एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़े मजे में इसको हम करने वाले हैं ताकि समझ में भी आए और मजा भी आए। तो कानों में ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी बला है। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो एक्चुअली पता है क्या, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंसान हो, वो जिस चीज से पैसा कमा रहा है, वो जो काम कर रहा है, उससे पैसा तो कमाते ही कमाता है, लेकिन अंदर से एक चुल होती है, कीड़ा होता है जो कि बोलता है कि यार थोड़ा और कमा ले। राइट, अंदर से सब क्या आता है। ऐसे जो कंपनीज होती है ना, वो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो करती ही करती हैं, साथ ही साथ उनका ऐसा मन बहकता है तो पता है वो क्या करते हैं, वो अलग से इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। कभी पता चल रहा है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, या किसी को लोन दे दिया, या फिर कोई जमीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस जो है, एक जो कंपनी होती है, वो करती रहती है, क्योंकि अलग से अंदर से रहता है कीड़ा कि हमको और पैसे कमाने। तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से हटके पैसा कमाने के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और उससे जो भी रिटर्न आ रहा है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं एक कंपनी के। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो तुमने कोई जमीन खरीदी, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट में मशीन आ जाती है, बिल्डिंग आ जाता है, कुछ भी खरीदा, तो ये क्या होगा, एक आउटफ्लो है अंतर्गत किसके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं कोई भी मशीन या कोई भी जमीन खरीद रहा हूं ना, तो मैं क्यों खरीद रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, अंदर से चुल है, कीड़ा है। राइट। उसके अलावा अगर जैसे मान लो मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहा हूं, इन्वेस्टमेंट का मकसद, हमारा काम चल रहा है, हमको अलग से पैसे कमाने हैं, वहां से ब्याज आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आउटफ्लो है। क्योंकि देखो आउटफ्लो क्यों है ये, क्योंकि यहां पर ना बात हो रही है कैश फ्लो की, कि कोई भी ट्रांजैक्शन के बाद, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ये पता करना है। तो अगर मैं मान लो इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसा कहीं, मान लो मैंने गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड आएगा लेकिन पैसा तो जाएगा ना, इसलिए जो तमाम चीजें आउटफ्लो के अंतर्गत आती है। मैंने किसी को लोन दिया, मान लो लोन गिवन, तो ये भी आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनफ्लोज की। अब मान लो यही जमीन, यही गोल्ड, यही इन्वेस्टमेंट अगर मैं बेच दूं तो मुझे पैसा आ जाएगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक कंपनी या एक बिजनेस के नॉन करंट एसेट, क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, नॉन करंट एसेट में अगर कोई भी बदलाव आता है या उनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि कैश जनरेट करके जाता है या फिर कैश यूज करता है, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, वो तमाम चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे यहां पर मान लो तुम्हें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इनफ्लो है। अगर तुमको डिविडेंड रिसीव हुआ तो इनफ्लो है। कोई तुमने जमीन या कोई बिल्डिंग तुमने किराए पर दे दी, तो वो क्या है, वो भी इनफ्लो है। ठीक है, तो वो तमाम इनफ्लोज या आउटफ्लोज जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो में क्लासिफाई मतलब कंसीडर करते हो। ध्यान रखो कैसे करते हो, ध्यान समझो, ध्यान समझना इस बात को थोड़ा सा, कि तुम्हें ना जब कैश फ्लो बनाना होगा ना, तो तुम्हें पता है क्या, सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज लिखने, बस बात खत्म। ये देखना है कि मैंने अगर एसेट खरीदी तो पैसा गया, क्या गया, तो कितना गया, जितना गया उतना यहाँ पे नेगेटिव में लिख दो। अगर पैसा आया, जैसे मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा तो 4 लाख रुपए आ गए, तो ये पॉजिटिव में लिख दो। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, कि जितनी भी चीजें होती है ना लिखने वाली, ये कहां से पता चलेगा, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन आएगा। अब हम क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कहां पे है और कैसे है। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। कभी भी अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ मत देखना, आंखों को मूंद लेना और सिर्फ ऐसी एक आंख खोल के कहां देखना पता है, नॉन करंट एसेट की तरफ। क्योंकि नॉन करंट एसेट में ही तमाम चीजें आ जाती हैं जो कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, कि ब्लू क्लियर कर दूं मैं, जैसे मान लो परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, पता कैसे चलेगा चच्चा कि परचेस किया कि सेल्स किया, तनिक देख लेते हैं। मान लो एक फिक्स्ड एसेट है, वो है क्या, मान लो जमीन है, लैंड है। ठीक है, ये है आपका प्रीवियस ईयर, ये है आपका करंट ईयर।
पिछले साल थी मान लो कीमत 5 लाख रुपए की, इस साल ये जो बैलेंस बता रहा है करंट ईयर का वो बता रहा है 8 लाख। तुम पता क्या करना, तुम्हें बस कंपैरिजन करना है। अरे पिछले साल 5 का था, इस साल 8 हो गया, मतलब क्या, हमने फिक्स्ड एसेट खरीद ली होगी, जमीन खरीद ली होगी। अब जमीन खरीद ली तो क्या, पैसा तो गया होगा, तो लिख दो फटाक से क्या, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर ऑब्वियस सी बात है आपने पैसा खर्च तो लिख दिया डायरेक्ट। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट कितने की, 3 लाख रुपए की, 3 लाख है ना 2 बट, हाँ 3 लाख रुपए की। कैसे पता चला, मैंने डिफरेंस देखा कि अरे बढ़ गई जमीन, जमीन बढ़ गई तो पैसा गया होगा क्योंकि मैंने जमीन खरीदी होगी। इसको मैं नेगेटिव में लिखूंगा, ध्यान रखना नेगेटिव में अगर आपको चीज डिनोट करनी है तो अंडर ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। वहीं अगर मैं जमीन बेचता, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करता, तो आपको मान लो यहां पर फिर गिवन होता कि 5 लाख से मान लो 4 लाख हो गया, तो मैं बोलता अरे हाँ जमीन की कीमत घट गई, मतलब ऑब्वियस सी बात है मैंने जमीन बेची होगी, ठीक है। तो यहां पर आप फिर लिखते लाख रुपए की सेल्स की, 1 लाख रुपए की मैंने जमीन बेच दी, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ तभी काम आएगा जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये जितनी भी चीजें हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके कभी भी नहीं लिखना। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से देख के लिखना पड़ेगा कि परचेस हुआ है कि सेल्स हुआ है। साथ ही साथ इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मतलब आपको उस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां से पता चलेगा कि तुमने कितने का परचेस किया है या कितने का सेल्स किया है उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो तुम्हें डायरेक्ट कंपैरिजन करना है, परचेस किया कि सेल्स किया, पैसा गया कि पैसा आया, और लिख दो डायरेक्ट। बट अगर किसी भी पॉइंट से या किसी भी एसेट से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, देन यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फकिंग फिक्स्ड एसेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बेसिकली बहुत ध्यान से समझना कि अकाउंट बनता कैसे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यार अकाउंट बनाए कैसे और पता कैसे चलेगा अकाउंट बनाने से कि इतना परचेस है इतना सेल्स है। लेट मी क्लियर यू, देखो बहुत ध्यान से समझना, 2 तरीके होते हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट, स्पेशली अगर मशीन की बात करूं या बिल्डिंग की बात करूं या कोई भी फिक्स्ड एसेट की बात करूं, तो 2 तरीके होते हैं अकाउंट मेंटेन करने के। बहुत ध्यान समझना, 11वीं तुमने पढ़े होगे लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता है, राइट, इसलिए एक बार फिर से सुन लो। क्या कि या तो तुम फिक्स्ड एसेट अकाउंट या मशीन अकाउंट को बुक वैल्यू के आधार पर बनाओ, ठीक है, या तो तुम उसको कॉस्ट वैल्यू के आधार पर बनाओ। मतलब ये कि अगर आप बुक वैल्यू के आधार पर बना रहे हो, इसका मतलब क्या कि आप हर साल डेप्रिसिएशन घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो। मतलब आपने आज से 10 साल पहले कोई मशीन खरीदी थी लाख रुपए की, तो आपकी बुक वैल्यू लाख रुपए शो नहीं कर रही होगी, वो ऑब्वियस सी बात है या तो 60 या तो 70 या तो 90 हो, सॉरी, मतलब कोई ना कोई डेप्रिसिएशन लगने के बाद अभी करंट वैल्यू आपकी शो कर रही होगी अकाउंट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुक वैल्यू के आधार पर या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू शो होना किसी भी एसेट की। तो अगर आपका मशीन अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो इस टाइप से, मतलब आप हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, तो अलग तरीके से अकाउंट बनेगा। और अगर आप अपने इस डेप्रिसिएशन को जो कि फिक्स्ड एसेट पर लग रहा है, इसका प्रोविजन बना रहे हो या इसको इकट्ठा एक्यूमुलेटेड करके कहीं रख रहे हो, अलग से लायबिलिटी क्रिएट करते जा रहे हो, तो उस टाइम पर अलग बनता है। अब क्या है ये बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई सीधी सी बात बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन जो होता है ना, जो कि फिक्स्ड एसेट पे लगता है, डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू घट जाती है हर साल, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि आप डेप्रिसिएशन हर साल लगाओ, मशीन की वैल्यू घटाओ और खुश हो जाओ कि भैया हाँ इतनी वैल्यू घट गई, घट गई, घट गई, घट गई, मतलब हर साल मशीन की वैल्यू घटेगी। और एक तरीका होता है कि आप हर साल मशीन की वैल्यू मत घटाओ, हर साल क्या कभी मत घटाओ, हमेशा एक ही प्राइस पर शो रखो हर साल, लेकिन जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको इकट्ठा कहीं रखते जाओ, जोड़ जोड़ के कि हाँ भाई, जैसे मान लो मैंने 10 साल पहले कोई एसेट खरीदी थी 80,000 रुपए की, तो वो आज भी उसकी जो कीमत है, जो अकाउंट है मेरा मशीन अकाउंट, वो 80,000 रुपए कीमत ही बता रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन लगा तो रहा हूं पर इससे डिडक्ट नहीं कर रहा हूं। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिख ही नहीं रहा, वो जो डेप्रिसिएशन है ना, वो मैं एक्यूमुलेटेड इकट्ठा करके कहीं भी रखते जा रहा हूं।
एक अलग से अकाउंट बना रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या जिसका एक और नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो बना रहा हूं। ठीक है, तो दोनों तरीके से तुमको समझना पड़ेगा, तभी तुम्हारे मगज में आएगा। मैं चाहूं तो जल्दी स्किप करके बता सकता हूं, बट आई नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सुनो अब एक एक करके ध्यान समझना। सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जो कि बहुत रेयर है एग्जाम में, इस तरीके का बहुत रेयर होता है, ध्यान समझना कि अकाउंट कैसे बनेगा। जब बुक वैल्यू पर आप मशीन शो करोगे, मतलब है कि आप हर साल मशीन की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हो, तो उस टाइम पर सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, मशीन अकाउंट एसेट नेचर का होता है, इंक्रीज होती है चीजें तो डेबिट आएंगी, डिक्रीज होती है चीजें तो क्रेडिट आएंगी। ठीक, मतलब अगर मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। अगर देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ओपनिंग होगी तो आपको सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड पे। ठीक है, हर साल आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, आपको चुल मची है, आप क्योंकि डेप्रिसिएशन इकट्ठा नहीं कर रहे हो, आप हर साल लगा रहे हो, बुक वैल्यू पे आप मेंटेन कर रहे हो मशीन अकाउंट को, तो बेसिकली क्या होगा, हर साल यहां पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की जो वैल्यू होती है ना वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज इन मशीनरी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो मशीन अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन से। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई मशीन खरीदोगे, तो एक बात बताओ जरा, मशीन खरीदते हो तो क्या होता है, मशीन बढ़ती है, मशीन की वैल्यू बढ़ गई, मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो आप क्या करोगे, जो परचेस होगा, जो अगर आप मशीन खरीदोगे तो आप डेबिट साइड लिखोगे, वहीं अगर आप मशीन बेच रहे हो तो मशीन तो चली, मशीन की वैल्यू घट गई तो उसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड। अगर आप मशीन बेचते हो तो उसको लिखोगे क्रेडिट साइड। वहीं अगर आपको मशीन बेचने से अगर प्रॉफिट होता है तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे, लॉस होता है तो उसको क्रेडिट साइड लिखोगे मशीनरी अकाउंट के। ठीक, अब एक क्वेश्चन करके बताता हूं ताकि तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। यहां बहुत ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मशीन तुमने कितने की खरीदी, बहुत ध्यान से समझना। मशीन की वैल्यू पहले बता रही थी 4 लाख रुपए की, उसके बाद एक साल बीत गया, उसके बाद जो वैल्यू बता रही थी वो बता रहा है कितना, 2.5 लाख। अब यहां पर एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूं कि डेप्रिसिएशन लगा होगा जरूर, क्योंकि यहां पर जो आप वैल्यूज मेंटेन कर रहे हो ना, इसमें से डेप्रिसिएशन आप घटाए होंगे। ठीक है, तो यहां पर अकाउंट बनाना है भैया, तो चलो शुरुआत करते हैं। मशीन की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 4 लाख थी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आप लोगों को सबसे पहले कितना, 4 लाख। 4 लाख रुपए की मशीन जो है बेसिकली वेट आपकी ओपनिंग में है। ठीक है, क्लोजिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी लिख लो, कैरेट डाउन कितना है, 2.5 लाख लिख दिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि भैया तुम्हारी 70,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है टोटल मशीनों में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट करके यहां पर 70,000 का डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होती है मशीन की। ठीक है, इतना कर लिया। अब तुम्हें बात करनी कि क्या तुमने कुछ और कांड किया है। देखो, अ मशीन ऑफ बुक वैल्यू 50,000 सोल्ड फॉर 70,000। बहुत ध्यान समझना, 50,000 वाली जो मशीन थी ना, उसको तुमने 70,000 में बेच दिया। सबसे पहले बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब इसी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन को तुम यहां लिख दो सबसे पहले तो कि भाई 20,000 रुपए का हमें क्या हो गया, गेन हो गया। यहां पे लिख दो गेन ऑन सेल्स। ठीक, लिख दिया। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, तुमने बेची है क्या मशीन, ठीक, कितने में बेची भाई, 70,000 में बेची। ठीक है, यहां गिवन है जानकारी, तो यहां पे 70,000 रुपए तुम क्या कर दो, क्रेडिट कर दो बाय बैंक अकाउंट। ठीक, कि भाई मैंने 70,000 की मशीन क्या करी, बेची। अब सवाल ये आता है कि भाई जितनी भी जानकारी की बनती, मैंने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन अब क्या करना है चाचा, अब तुम्हें बैलेंसिंग करनी है। यहां का टोटल देखो कितना आ रहा है, 4,20,000 आ रहा है। ठीक है, यहां का कितना आ रहा है, 1,40,000 और 2,50, 390 आ रहा है। इसका मतलब ये कि यहां पर कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर छुपा हुआ है। यहां पे भी नीचे 4,20 लिखो सबसे पहले तो। ठीक है, 4,20 से फिर तुम क्या माइनस करो, 390। इससे क्या पता चला कि भाई 30,000 रुपए ऐसा छुपा हुआ अमाउंट है जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है क्रेडिट साइड का। इसका मतलब क्या कि तुमने कोई ना कोई मशीन और बेची होगी, क्योंकि तुम्हें क्रेडिट साइड का हिसाब नहीं मिल रहा। अब तुमको मैं इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। सिद्धांत नेमा जिस चीज के लिए जाना जाता है वो चीज तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, यहां पर आएगा क्या, बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर सेल ऑफ मशीनरी। मतलब तुमने 70 की मशीन तो बेची ही बेची, 30,000 की मशीन और बेची, जो कि तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर से निकलकर आया। ठीक है, तो इतना तुम्हें करना होगा और तुम्हें फिर यहां से पता चलेगा कि कितने रुपए की मशीन तुमने बेची होगी। अब इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा जानकर। बहुत ध्यान समझना, ये 30,000 रुपए में 2 मिनट में भी निकाल के बता सकता हूं। बहुत ध्यान समझना, 4 लाख की मशीन पहले थी, ठीक, 70,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया।
तो ऑब्वियस सी बात है अभी तुम्हारे पास जो कीमत होगी वो होगी 330 की। ठीक, अब 330 में से तुमने क्या बोल रहे हो, कहां गया कि 50,000 वाली बुक वैल्यू मतलब 50,000 वाली मशीन बेची, इसमें तो 50,000 घटा दो, तुम्हारे पास कितने रुपए की मशीन बची भैया, 2,80,000 की बची। अब 2,80,000 की मशीन कायदे से तुम्हारे पास शो होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बोल रहा है कि अरे हमारे पास तो 2.5 लाख की मशीन है। इसका मतलब क्या कि जो 30,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है वो 30,000 की मशीन तुमने बेची होगी ड्यूरिंग द ईयर, तभी तो तुम्हारा बैलेंस जो है वो 30,000 कम बता रहा है 2.5 लाख रुपए। ठीक, डिफरेंस निकाल लो। तो बहुत चिंती सी बात है कि तुमको तुम्हारे पास 2,80,000 रुपए थे पर्स में, जब तुम घर आए तो तुमने देखा अरे 2.5 लाख रुपए बचे, मतलब क्या 30,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए, वही वाला सीन है। मतलब यहाँ पर 30,000 रुपए की मशीन हमने बेची होगी। ठीक, तो यहां से अगर आपको क्वेश्चन आए और ये जानकारी गिवन हो तो तुमको यहां पर दो कैश फ्लोज पता चले, पहला कि हमने एक मशीन बेची है 70,000 रुपए में तो इनफ्लो ऑफ 70,000 रुपीज, और दूसरा 30,000 रुपीज का इनफ्लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि एग्जाम में आएगी ही आएगी, लिख के रख लो। देखो भाई, सीधा सा फंडा है कि यहां पर आप जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, या फिर आप बोलते हो कि मैं मशीन अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट पर मेंटेन कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है पता है क्या, कि तुम बुक वैल्यूज को कतई चेंज ही नहीं कर रहे। मतलब तुमने अगर लाख रुपए की मशीन खरीदी ना 10 साल पहले, तो आज भी तुम्हारी वो मशीन की कीमत तुम्हारी बैलेंस शीट जो है वो लाख रुपए ही बता रही है, क्योंकि तुम डेप्रिसिएशन लगा तो रहे हो पर घटा नहीं रहे हो। ठीक है, लगा लगा के उसको अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में फेंकते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भैया जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप मतलब डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं रहे हो, घटा ही नहीं रहे हो, तो ये अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों हुआ है? एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये जो डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में तभी क्रेडिट होगा जब कोई मशीन बिकेगी, और ये उसी मशीन से रिलेटेड क्रेडिट होगा जो मशीन बिक रही है, उससे ही रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट होगा। इसका भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। सेम इसका प्रोसीजर है क्या कि अगर ओपनिंग यहां पर होगी, डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन का घटेगा, सिर्फ उस मशीन का जो मशीन बिक रही है। ठीक है, और बाकी जो तुमको पता ही, अभी मैंने बताया गेन आएगा डेबिट साइड, लॉस आएगा क्रेडिट साइड। कुछ खरीद रहे हो मशीन, इंक्रीज हो रही है तो यहां पर आएगा डेबिट, और डिक्रीज होगी तो आएगी क्रेडिट साइड। अब इसका एक क्वेश्चन करता हूं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो भाई, सीधी सी बात है कि यहां पर तुम्हें ये जो 7 लाख दिया है ना, और ये जो 8 लाख दिया है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मशीन है इनमें जीवन जन्म में डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, इसमें भी जीवन जन्म में डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, क्योंकि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहां पर गिवन है 60,000 और 90,000। अब बहुत ध्यान से समझना क्या है, बेसिकली पता है क्या, मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदा, मुझे पता है इस चीज की कीमत हर दिन घटेगी। मान लो मैंने इसको 18,000 का खरीदा था, तो मैं पता है क्या 18,000 रुपए इसकी हमेशा बुक वैल्यू मान के चलो, आज से 10 साल बाद भी, 10 साल बाद तो सबको पता है कि यार बुक वैल्यू 18,000 तो हो नहीं सकती, पर स्टिल मैं 18,000 रुपए बुक वैल्यू शो कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन घटा ही नहीं रहा हूं, चुल मची। तो मैं डेप्रिसिएशन घटा नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि डेप्रिसिएशन लगा नहीं रहा हूं, डेप्रिसिएशन कायदे से लगा रहा हूं, पर घटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं उस डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहा हूं, और तब घटाऊंगा जिस दिन ये मोबाइल में बेचूंगा। मतलब ये कि अगर इसमें इकट्ठा डेप्रिसिएशन 10,000 का हो चुका है इतने सालों में कि अरे 10,000 रुपए वैल्यू घट गई होगी, मैं क्या करूंगा, जिस दिन बेचूंगा ना उस दिन पता क्या करूंगा, उस दिन बोलूंगा कि अरे 18,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट थी, टोटल डेप्रिसिएशन इस पे अभी तक जीवन जन्म का लग गया 10,000 रुपए, मतलब अभी इसकी कीमत है 8,000 रुपए, अब मैं इसको बेच दूंगा मान लो 7,000 में, तो बोलूंगा अरे 1,000 रुपए का घाटा हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के इकट्ठा करता हूं मैं डेप्रिसिएशन, और उसको उसी दिन इस अकाउंट में लेकर आऊंगा जिस दिन ये बिकेगा। एग्जांपल बताऊं, मान लो यहां 18 लाख रुपए है, तो 18,000 रुपए का वैल्यू है, बोलूंगा मोबाइल की बैलेंस ब्रॉट डाउन, 18,000 रुपए का भी है मोबाइल। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसमें जीवन जन्म का डेप्रिसिएशन 10,000 था, तो हाँ चलो ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इसको मैं 7,000 में बेच रहा हूं, 7,000 में बेच रहा हूं, मतलब क्या 7,000 यहां आ जाएगा, आ गया 7,000 क्योंकि मैंने बेचा।
अब मुझे प्रॉफिट हो कि लॉस हो तो पता ही चल रहा है, क्योंकि 18 का 10 डेप्रिसिएशन है टोटल, 8 का मैं बेच रहा हूं 7 में, मतलब 1000 रुपए क्या है, घाटा है, तो 1000 रुपए मैं यहां लिख दूंगा। अब हो गया टैली, 18,000। ये मैं सिर्फ इसका बताया हूं, मोबाइल का हिसाब बताया हूं, लेकिन हमें करना है ये क्वेश्चन और परीक्षा के अकॉर्डिंग। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है इसलिए बताया, राइट। बहुत ध्यान समझना क्या होगा। ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख, फटाफट से लिख दो 7 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है 8 लाख, फटाफट से लिख दो 8 लाख। अब यहां पर अब मशीन कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 50,000, जिसको हम बेच रहे हैं 40,000 में। आप मशीन बेच रहे हो, व्हाट इट मींस, दैट मींस कि आप जो मशीन बेच रहे हो ना, उसका डेप्रिसिएशन तुम्हें यहां पे लाना पड़ेगा। इसको भी मैं अभी वो थोड़ा बताऊंगा अपने अंदाज में, ताकि तुम्हें चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है, राइट। तो यहां पर देखो ध्यान से, 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, एडी लिख दोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्जाम में अच्छे से लिखना, मैं तो आलसी आदमी हूं, ठीक है। चलो, अब तुमने क्या किया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। तुम्हें ये देखना कि जो मशीन मैंने बेची उसमें मुझे गेन हुआ कि लॉस हुआ। ध्यान समझना, 80,000 की मशीन थी जिसपे 50,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था, मतलब अभी की कीमत है कितनी, 30,000 रुपए करंट कीमत। 30 वाली को तुमने बेचो 40 में। व्हाट इट मींस, इट फकिंग मींस कि तुम्हारी जो मशीन है ना, उसमें तुमने 10,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। मुनाफा कमाया मतलब क्या, कि तुम्हारा गेन हुआ है। यहां पे लिख दो गेन ऑन सेल्स, गेन ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, लिख दिया तुमने 10,000 रुपए का। कितने में बेची तुमने भाई, तुमने बेची 40,000 रुपए में, तो यहाँ पे 40,000 रुपए लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 40,000 रुपए बाय बैंक, क्योंकि भाई मुझे पता है पैसा आ गया 40,000 रुपए। अब क्या करूं, अब देखूं बैलेंसिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा मतलब तो सब नॉर्मल है, लेकिन नहीं आ रहा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर है जो कि ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा, आइदर परचेस और सेल्स। ध्यान समझना, यहां का टोटल आ रहा है 8,90,000, परंतु यहां का टोटल आ रहा है 7,10,000। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी की होगी। यहां पर भी 8,90 आना चाहिए कायदे से, लेकिन यहां पे तो सिर्फ 7,10 है, मतलब 1,80,000 रुपीज इज समथिंग missing from the debit side of machinery account, which is considered as the purchase of machinery। ठीक है, यहां पर आएगा बैंक, अंडर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर परचेस ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये मैंने निकाल कर ला लिया कि भाई 1,80,000 की मशीन खरीदी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें क्या पता चला कि दो कैश फ्लोज है, मतलब दो इनफ्लो हुए। कैसा, एक तो 40,000 बेचा वो, और एक आउटफ्लो हुआ 1,80 की मशीन तुमने खरीदी होगी वो। अब इसको भी मेरे अंदाज से बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 7 लाख रुपए की मशीन थी, 80,000 वाली कॉस्टिंग की तुमने बेच दी, और एंड में बोल रहा है कि 8 लाख रुपए कीमत। मैं अभी 1,80 भी निकाल के तुमको चुटकियों में बताता हूं, ध्यान समझना। मान लो 7 लाख की तुम्हारे पास स्टार्टिंग पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि तुम्हारे पास 7 लाख रुपए पड़े थे। ठीक, उसमें से तुमने 80,000 रुपए की पानी पूरी खा ली। ठीक है, पेट खराब नहीं होगा, 80,000 इज नॉट दैट बिग, राइट। तो यहां पर तुम्हारे पास कितने की बची, तो कितने रुपए बचे तुम्हारे पास, बचे मान लो 6,20,000 रुपए। अब ये 6,20,000 रुपए बढ़कर अपने आप 8 लाख हो जाए, इसका मतलब क्या कि भाई कुछ ना कुछ जो है पैसा वो आया होगा 1,80,000 रुपए। ठीक, तो वही काम यहां पर हो रहा है। तुम्हारे पास 7 लाख रुपए की मशीन थी, 80 की तुमने बेच दी, तो कायदे से 6,20 की बचनी थी, जो कि बैलेंस अभी बता रहे हैं 8 लाख की। इसका मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मशीन क्या रिप्रोडक्शन करेगी? नहीं, यहां पर बेसिकली 1,80,000 रुपए का तुमने मशीन खरीदा होगा, तभी तो बढ़ा ना। तो ये है हिडन परचेस ऑफ मशीनरी, जो कि तुम निकालते हो अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजें मेंटेन की जाती है। अब एक क्वेश्चन करके ही बता देता हूं, ताकि तुम्हारे जिगर को तसल्ली और मेरे दिल को सुकून मिल जाए। देखो, मैंने क्या बोला कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ देखना है नॉन करंट एसेट्स। कहां है नॉन करंट एसेट्स हमारी भाई, ये है। चलो भाई, अब इसको देखते हैं, इसी से पता चलेगा क्या किया। टेंजिबल एसेट पे आते हैं सबसे पहले। टेंजिबल एसेट क्या बोल रही है कि भैया पहले 8 लाख की थी, अब हो गई है, पहले 7 की थी, अब हो गई 8 की। मंजे का है, बढ़ रही है। लेकिन एक मैंने क्या बोला कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो तुम डायरेक्ट कंपैरिजन करके लिख सकते हो, लेकिन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले देख लेते, एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं इससे रिलेटेड, नहीं टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है,
परंतु इंटेंजिबल से रिलेटेड नहीं है, तो वी जस्ट हैव टू कंपेयर, राइट। 7 लाख से 8 लाख हो गया इंटेंजिबल एसेट, मतलब तुमने कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह कुछ खरीद लिया होगा, ठीक है। तो इसको तुम लिखोगे क्या, परचेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। राइटिंग खराब है तुम्हारे भाई की, बात तो तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि कई साल से देख रहे हो, कई महीनों से देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर लाख रुपए का क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तुमने खरीदा तो पैसा गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या हुआ है भाई, ये तो हो गया। मैंने क्या बोला था कि तुम्हें से नॉन करेंट एसेट देखनी, एक तो तुमने देख ली। अब बचा ये टेंजिबल एसेट का चक्कर। देख लो क्या हो रहा है, जाएं जरा डिटेल में, नोट टू अकाउंट में जाएं। यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई मशीन की कीमत है पिछले साल 25 लाख रुपए की, इस साल बढ़ के हो गई 33 लाख रुपए की, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चर्चा के अभी हालचाल दिए हुए, पर अभी हमें ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि अकाउंट आप उसी चीज का बनाते हो जो चीज आपको फाइंड करनी होती है। अभी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, नहीं निकालना। जिनको डेप्रिसिएशन अकाउंट समझना है ना, एक कोई यहां पर इधर नहीं, इधर पर वो कोने में एकदम बिल्कुल डिशूम टाइप के कोने में एक आई बटन है, वहां पर जाओगे तो तुम्हें डेप्रिसिएशन वाला वीडियो मिल जाएगा। वहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बताया मैंने। अभी मशीन अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल 25,000 लाख रुपए की मशीन थी, अब हो गई कितने की, 33 की। और ऊपर से एडिशन फॉर्मेशन भी गिवन है कि तुमने एक मशीन को बेचा है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई यहां पर स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू गिवन है, 25 लाख, और एंड में हो गई कितनी, 33 लाख। 25 लाख और कितनी है, 33 लाख। ये दिख रहा है, शो हो रहा है। यहां पे तुम्हारा बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये हो गया तुम्हारा बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। अब इसके पश्चात तुम्हें क्या करना है, ये देखना है कि कोई डेप्रिसिएशन लगा क्या, कौन सा, उस मशीन से रिलेटेड जो बिक रही है। चलो भाई देखें, अब मशीन कॉस्टिंग 8 लाख, मैं तुम्हें चुटकियों में भी करके बता सकता हूं अगर चाहो तो। बताऊंगा चुटकियों में करके, देखो बता रहा हूं, सीक्रेट। 25 लाख में से 8 बता दे रहा हूं, 25 में से 8 की तुमने मशीन बेची थी। 25 में से 8 घटाओ, कितना बचता है, 25 में से 8 अगर तुम घटाओगे तो ये बचेगा 17 लाख, ठीक। 17 लाख तुम्हारा बच रहा है कायदे से, ठीक। 17 लाख की जो वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो रही है, 33 लाख हो रही है। 17 और 33 का में डिफरेंस कितना है, 16 है। तो ये 16 लाख रुपए की तुमने परचेज किया होगा। अभी मैं तुमको ये अकाउंट के थ्रू करके बता दूं 16 लाख कहां से आएगा, ठीक है। चलो बताते हैं। तुमने मशीन बेची 8 लाख रुपए की, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना, 3,20,000। 3,20,000 रुपए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एडी, और तुमने बेची है मशीन कितने में, 6,40,000 रुपए में। अब तुम गेन भी देख लो, कैसा गेन देख लो कि भाई 8 लाख वाली मशीन जिसमें 3,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, तो अभी की जो कीमत थी वो कितनी थी, 4,80,000, ठीक। उसको तुमने बेचा 6,40,000 में, मतलब 1,60,000 का तुम्हें गेन हुआ। गेन कहां लिखते हैं, इस साइड, 1,60,000 को थोड़ा ढंग से लिखे, 1,60,000, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, गेन है, ठीक। तो बस अब बैलेंसिंग फिगर कर दो, और क्या है ये जीवन में, बस इतना ही तो करना है, राइट। देखो ध्यान समझो क्या होगा, यहां पर 33 और 9 हो जाएगा 42,60, 42,60,000, यहां पे भी लिख दो 42,60,000, ठीक। और इधर पे तुम देखो मिसिंग बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहां पर आ रहा है कितना, 25 और 1 26,60,000 आ रहा है इधर पे, लेकिन कायदे से 42,60,000 होना चाहिए। तो 42,60,000 में से तुम क्या कर दो, 26,60,000 माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 16,000, विच इज व्हाट, द परचेस ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर, जो कि मैंने निकाल के बता दिया था, ठीक है। तो यहां पर तुम क्या करोगे, 16 लाख रुपए को माइनस में लिखोगे, नेगेटिव बैलेंस लिखोगे। क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया है, परचेस ऑफ मशीनरी, ठीक। अब एक बात और, तुमने भैया बेचा भी तो है मशीन, तो 6,60,000 रुपए आए भी तो होंगे। यहां पर तुम लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना आएगा, तो कितने की बेचे थे चाचा, 6,40,000 रुपए की बेचे थे, 6,40,000 आ जाएगा। ये पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि बेचोगे तो पैसा आएगा, बाकी दो तो परचेस है। तो 16 लाख और 1,17,00,000 में से माइनस का है, और ये है 6,40,000 प्लस का, तो ये तुम्हारा आएगा लगभग 10,60,000 रुपए का आउटफ्लो नेगेटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन की इन्वेस्टिंग वाला सॉल्व करोगे। होप आपको इस एक वीडियो में तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। दिमाग में बस एक बात ये रखनी कि जब कभी भी एडिशन फॉर्मेशन गिवन हो तो अकाउंट अवश्य बनेगा, अन्यथा
आप बस कंपेयर करके निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इंटेंजिबल एसेट के साथ किया। ठीक है जी। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी लोन हो जो कि आपने दिया है एज अ एसेट, आपके लिए जो एसेट है उसमें अगर कोई रेट प्रीफिक्स होगा तो आपको इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह, वो जो भी होगा वो आपको इनफ्लो मानना जरूर है, क्योंकि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न जो आएगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासीफाई होगा। पहली बात ये दिमाग में रखनी है। और दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं होती कि सेल्स है कि डेप्रिसिएशन है तो तुम उसको डेप्रिसिएशन मानोगे, और अगर जमीन की बात हो रही है तो तुम फिर उसको सेल्स मानो, क्योंकि जमीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है। बाकी टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बोर्ड एग्जाम में तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर कट गिवन होती हैं, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट कि हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, बट अगर होता है देन यू हैव टू एज्यूम दिस थिंग, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर शेयर करना, और अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझनी हो तो आप ये जो प्लेलिस्ट है यहां पर जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।